हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में हमें याद है कि हमने रदरफोर्ड ने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स के साथ गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक किया था और फिर मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए थे। कुछ स्मॉल एंगल्स से डिफ्लेक्ट हुए थे, मतलब कुछ का रास्ता चेंज हुआ था छोटे छोटे एंगल्स से, और वेरी फ्यू ऑफ देम वर विच गॉट डिफ्लेक्टेड बैक। मीन्स बहुत 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 कम, 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा हुआ करता था जो वापस अपने ही रास्ते उसी रास्ते पे मुड़ गया 180 डिग्री के एंगल से। और इस चीज का हमने मतलब ये निकाला था कि क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे ही निकल जा रहे हैं, इसका मतलब एटम के मैक्सिमम स्पेस जो है वो खाली रहती है, और कुछ बड़े कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो जिनका रास्ता इस तरह से चेंज हो रहा है छोटे छोटे एंगल से। इसका मतलब वो अल्फा पार्टिकल कहीं किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के नजदीक से गुजरे होंगे, इसलिए उनका रास्ता बदला। और जो वापस हो गए थे वो इसलिए वापस हुए कि एटम के अंदर जहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ रहता है कहीं, वहां वो अल्फा पार्टिकल सीधा वहां पे कहीं स्ट्राइक कर गया होगा। सो इन ऑब्जर्वेशन, ये पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं ऑब्जर्वेशंस, में जस्ट क्विकली रिवाइज करवा रही थी आपको। तो इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पे जब रदरफोर्ड ने कैलकुलेशंस की सारी, और फिर तो वो उसने एक मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया, जैसे थॉमसन ने इससे पहले एक आपको मॉडल बताया था जिसको वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से हम जानते हैं। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहली बात कही कैलकुलेशंस के बेस पे कि whole of the positive charge and mass of atom is concentrated at the center of atom in a very small space. And this is known as nucleus ऑफ एटम। इस बात का मतलब ये हुआ कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और भार एटम का जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हुआ पड़ा है। कहां पे? सेंटर ऑफ एटम, एटम के सेंटर पे। एटम जो कि एक गोला है, उसके सेंटर जैसे में सारा मास और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रखा है बहुत छोटी सी स्पेस में, और उस छोटी सी स्पेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस ऑफ एटम। दूसरी बात क्या थी कि द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल in comparison to the radius of atom. रेडियस ऑफ एटम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का है लगभग, रफली। एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो है 10⁻⁻15 मीटर। कहने का मतलब ये है कि यदि न्यूक्लियस एक क्रिकेट बॉल की तरह है छोटा सा, अगर ये इतना सा न्यूक्लियस है तो एटम का रेडियस जो है वो लगभग 5 किलोमीटर का होना चाहिए। यदि न्यूक्लियस को हम क्रिकेट बॉल की तरह मान लें तो एटम जो है वो 5 किलोमीटर के रेडियस का एक गोला होना चाहिए। इतना अंतर है दोनों के रेडियस में। न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल इन कंपैरिजन टू
द एटम। अभी तक हमने न्यूक्लियस की बात कर ली। न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन्स, और मास मींस प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस में रहते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एटम का एक और पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व मीन्स घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर paths known as ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गोल गोल रास्तों में घूमते हैं, जिन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं, उन गोल रास्तों को। अब इस फिगर को देखें जरा। let us say this is an atom, और एटम का जो रेडियस है वो है 10⁻⁻10 मीटर। तो एटम इस तरह का गोला है, उसके सेंटर में कहीं यहां अंदर जाके, ये तो मैंने फिर भी इसलिए कि दिखाई दे जाए और फिगर ही बना रहे हैं हम, तो ये थोड़ा बड़ा बनाया है। प्रैक्टिकली जो है वो इस चीज का साइज बेहद छोटा होगा, और ये जो अंदर ये फोकस सी चीज है इसको न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस का साइज 10⁻15 मीटर होगा। यानी कि एटम का रेडियस यहां से लेके यहां तक गिना जाएगा, और न्यूक्लियस का रेडियस यहां से केवल यहां तक गिना जाएगा, और ये जो है ये एटम का रेडियस माना जाएगा। बड़ा वाला गोला जो है उसका रेडियस एटम का रेडियस, और छोटा जो अंदर गोला है उसका रेडियस जो है वो न्यूक्लियस का रेडियस। तो एटम के रेडियस की अपेक्षा न्यूक्लियस का रेडियस इतना छोटा है कि जैसे क्रिकेट बॉल के लिए 5 किलोमीटर का एरिया, 5 किलोमीटर जितना क्रिकेट बॉल 5 किलोमीटर की अपेक्षा जितनी छोटी होती है, उस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं। और न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज मीन्स सारे प्रोटॉन्स, और मास का मतलब है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि एटम में मास कैरी करने वाले दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है दैट इज नेग्लिजिबल। आपको पहले भी ये बता चुके हैं कि इसकी अपेक्षा इसको भार को 1837 से प्रोटॉन के भार को डिवाइड कर दें तो इलेक्ट्रॉन का भार आता है, मीन्स ना के बराबर है, लेकिन इन दोनों पार्टिकल्स का भार ठीक होता है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? सारा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। और मास, सारा भार जो है वो यहां फोकस्ड है। बाहर का ये पोर्शन जो है, ये जो ग्रीन पोर्शन है, इसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन मीन्स न्यूक्लियस के बाहर का पोर्शन। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं यहां पे न्यूक्लियस के बाहर गोल गोल रास्तों में। कौन घूमेगा? इलेक्ट्रॉन। और इस गोल रास्ते का नाम होता है ऑर्बिट। दिस इज व्हाट हु प्रपोज दिस मॉडल? रदरफोर्ड प्रपोज्ड दिस मॉडल। इससे पहले हम कौन सा मॉडल कर चुके हैं? थॉमसन का मॉडल। थॉमसन के मॉडल और रदरफोर्ड के मॉडल दोनों को अगर सामने रख के देखें, क्योंकि इससे हमें याद करने में और कंपेयर करने में थोड़ी मदद मिलेगी। थॉमसन ने कहा था सारा पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ है, और जो येलो पोर्शन जो है वो सारा पॉजिटिव चार्ज है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीच बीच में ऐसे धंसे हुए हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा कोई पॉजिटिव चार्ज बिखरा नहीं हुआ है, सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? सेंटर में इकट्ठा हुआ पड़ा है, और उस सेंटर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और नेगेटिव चार्ज जो कि थॉमसन ने कहा था बीच बीच में खरबूजे के बीज की तरह गढ़ा होता है, तो रदरफोर्ड ने बोला ऐसा गढ़ा कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं गोल गोल रास्तों में। किसके इर्द गिर्द? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, और सारा मास न्यूक्लियस में ही फोकस्ड है। सो दिस इज
रदरफोर्ड्स मॉडल एंड दिस वाज थॉमसन्स मॉडल। ये तो फेल हो गया था। अब रदरफोर्ड मॉडल की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें जो न्यूक्लियस है वो सन का रोल है, सन के रोल में है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लैनेट्स की तरह हैं। इसलिए रदरफोर्ड के मॉडल को सोलर या प्लैनेटरी मॉडल भी कह दिया जाता है। तो सोलर सिस्टम मॉडल भी कहा जा सकता है, क्योंकि सोलर सिस्टम में सेंटर में कौन रहता है? सन रहता है, और सन की जगह एटम में कौन है? न्यूक्लियस है, और सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं। ठीक वैसे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। इससे अगली बात थी कि ये जो हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है ये इकट्ठे कैसे रह इकट्ठे मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्यों न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बंधे से घूमते रहते हैं? तो उसका उसने जवाब दिया, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर held together by electrostatic force, electrostatic force of attraction। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स एक साथ क्यों रहते हैं? एक ही मतलब एटम के अंदर कैसे बंधे हुए हैं? न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच जो आकर्षण है, ऑपोजिट चार्जेस के कारण आकर्षण है, उस आकर्षण को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स के कारण, इस आकर्षण के कारण ये दोनों न्यूक्लियस के साथ कौन बंधा हुआ है? इलेक्ट्रॉन एटम में बंधा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। सो दिस वाज रदरफोर्ड्स मॉडल। इसके बाद हम करेंगे रदरफोर्ड का मॉडल अल्टीमेटली सक्सेसफुल नहीं हुआ था, वो भी उसके कुछ डिमेरिट्स हैं और उसके कारण ये फेल हुआ था। अब इससे पहले कि हम उसके बारे में बात करें, हम कुछ एक टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी एटम के न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होता है? प्रोटॉन्स के कारण। और नेगेटिव चार्ज किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं, इट इज the number of protons inside nucleus or the number of electrons outside the न्यूक्लियस, जो कि किसी भी एटम में बराबर होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और दोनों बराबर संख्या में होते हैं किसी भी एटम में। सो किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस, उसी को उसका क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का जो सिंबल यूज करते हैं दैट इज Z। हमें याद है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, हीलियम का 2 है, फिर लिथियम का 3 है,
बेरिलियम का 4 है। इन सारी बातों का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और फिर एक ही इलेक्ट्रॉन भी है, और हीलियम में 2 प्रोटॉन होंगे हीलियम के न्यूक्लियस में, और आउटसाइड द न्यूक्लियस 2 ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इसका एटॉमिक नंबर हुआ। लिथियम में 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। सो ये इसके क्या हुए? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हुआ, हीलियम का 2 हुआ, लिथियम का 3। सो एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको इससे पता चल रहे हैं। नेक्स्ट इज मास नंबर। मास नंबर की बात करें तो हमें याद है कि याद क्या, अभी रदरफोर्ड के मॉडल में भी हमने यही डिस्कस किया कि होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मास। पॉजिटिव चार्ज एंड मास मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड मास इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स। ये दोनों चीजें जो हैं न्यूक्लियस में रहती हैं और इनका नाम होता है न्यूक्लियॉन्स। सो जो मास नंबर होता है, मास के लिए, एटम के मास के लिए 2 चीजें मैटर करती हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं कलेक्टिवली। मास नंबर क्या हुआ? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स inside the nucleus of an atom is its atomic mass or mass number। और मास नंबर का सिंबल होता है यूजुअली ए। अब जैसे हमें किसी भी एटम का, सोडियम है, सोडियम को हम ऐसे लिखते हैं 11 सोडियम 23। 11 इज इट्स एटॉमिक नंबर, यानी कि इसमें 11 प्रोटॉन हैं या 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 11 प्रोटॉन तो इसमें थे ही, प्लस 12 क्या हुए? न्यूट्रॉन, तो वो इसका मास हो गया। या जैसे लें 6C12 लिखते हैं हम। 6 का मतलब हुआ कि कार्बन में 6 प्रोटॉन हैं। अब 6 प्रोटॉन हैं तो ऑटोमेटिकली 6 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, हमें ये इंफॉर्मेशन यहां से मिली। 12 का मतलब है 12 में से 6 तो क्या थे? न्यूक्लियस में 6 तो प्रोटॉन थे, तो बाकी 6 क्या बचे? न्यूट्रॉन बचे। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल जाती है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नोन एज मास नंबर, या एटॉमिक मास के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हम करने वाले हैं दैट इज आइसोटोप। आइसोटोप्स। आइसो वर्ड जो है, इट इज यूज्ड फॉर व्हेन समथिंग इज सेम। कोई 2 चीजों के बीच एक चीज कॉमन या एक जैसी हो तो उसे कहते हैं आइसो। अब आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप को अगर हम डिफाइन करने लगे तो ये होता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have different mass number. Are called are isotopes. अब आप कहेंगे कि मैंने आइसो में सेम वर्ड
कहा कि कुछ ना कुछ सेम होता है, और बाद में कह रही हूं कि डिफरेंट मास नंबर है। हाँ, एटम्स, लेकिन मैंने उससे पहले कहा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जब आप सेम एलिमेंट इस टर्म का यूज करते हैं, सेम एलिमेंट कहते ही एक बात क्लियर हो जाती है, दैट दे हैव सेम एलिमेंट अगर होंगे, सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे तो उनका सेम एटॉमिक मास डेफिनेटली होगा। एटॉमिक नंबर, सॉरी गलत बोल गई, एटॉमिक नंबर सेम होगा। और डिफरेंट क्या होता है उनका? मास नंबर। मीन्स इसका एग्जांपल मैं ये देती हूं, 1H1, 1H2, 1H3। वैसे ये जो 1H2 है, इसको 1H2 की बजाय 1D2 लिखते हैं, लेकिन आपको चीज क्लियर करनी थी इसलिए मैंने 1H करके लिख दिया। 1T3, ये जो 3 वाला है इसको T करके लिखते हैं। अब ये जो 1H1 है इसका नाम है प्रोटियम। ये जो 1H2 या कायदे से 1D2 लिखते हैं उसको, इसका नाम है ड्यूटेरियम। और ये 1T3 है ट्रिटियम। ये क्या चीजें हैं? हाइड्रोजन 3 तरह का है, ये मान सकते हैं हम, 3 तरह का होता है। अब है तो हाइड्रोजन ही, इसलिए देखें एटॉमिक नंबर इसका भी 1 लिख रही हूं मैं, इसका भी 1 लिख रही हूं, इसका भी 1 लिख रही हूं, लेकिन मास नंबर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। दैट मीन्स जब 1, 1, 1 एटॉमिक नंबर सेम है तो कहलाएंगे तो ये हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स, बेसिकली तो हाइड्रोजन्स ही हैं, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? इनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। मास नंबर डिफरेंट होने का फर्दर अगर एनालिसिस करें तो क्या मतलब हुआ? प्रोटियम में देखें, प्रोटियम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, उसकी फिलहाल मैं बात नहीं कर रही हूं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। एक प्रोटॉन का होता है, वो तो हमें यहां से पता चल गया, लेकिन यहां से हमें एक और बात पता चल रही है कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। इसका जो भी मास है दैट ऑल इज ड्यू टू प्रोटॉन, और प्रोटॉन कितना है? 1। तो इसका मास जो है दैट ऑल इज ड्यू टू प्रोटॉन्स। इट हैज 0 न्यूट्रॉन, प्रोटियम। ड्यूटेरियम में देखें, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन तो है ही, हो गई, और एक इलेक्ट्रॉन भी होगा जो मैं फिलहाल लिख नहीं रही हूं, लेकिन मास नंबर को देखें तो वो 2 है। 2 में से 1 तो हो गया प्रोटॉन के कारण, लेकिन 1 जो बच रहा है वो किसके कारण है? न्यूट्रॉन के कारण। तो इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ट्रिटियम को देखते हैं, ट्रिटियम भी 1 है तो 1 प्रोटॉन तो इसमें होगा, लेकिन अब 3 में से 1 मास एक प्रोटॉन के कारण है, तो बाकी 2 क्या बचे? न्यूट्रॉन। ये फर्क है। जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। सेम क्या होता है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली, मैं यहां पे मैंने लिखा नहीं था लेकिन लिख देती हूं अब। इलेक्ट्रॉन तीनों के पास एक एक है, प्रोटॉन भी तीनों के पास एक एक है। डिफरेंट क्या है? इसके पास 0 न्यूट्रॉन, इसके पास 1, इसके पास 2 न्यूट्रॉन। सो अगर टेक्निकली देखें तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। डिफरेंट क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आइसोबार्स की, लेकिन उससे पहले एक बात बताना जरूरी है कि जो आइसोटोप्स होते हैं they have similar के you can say exactly same chemical properties। ऐसा क्यों है? Why isotopes have similar chemical properties? Chemical properties किसी भी एलिमेंट की डिपेंड करती हैं उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तीनों में देखा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है। सो
similar chemical properties of isotopes are due to same number of electrons in them. एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिसाइड करता है कि किसी भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी. आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी होती हैं क्योंकि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं. अब एक और टर्म आई आइसोबार्स. आइसो, फिर से आइसो आ रहा है, देन देयर समथिंग मस्ट बी सिमिलर और सेम. आइसोबार में क्या होता है, दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. अब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, इसका मतलब एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल सेम नहीं हो सकता. हैविंग, बट दे हैविंग सेम मास नंबर. आर कॉल्ड आइसोबार्स. जैसे 19 पोटाशियम 40 and 20 कैल्शियम 40. अब पोटाशियम अलग एलिमेंट का एटम है, कैल्शियम अलग एलिमेंट का एटम है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर 19 है, इसका 20 है. एटॉमिक नंबर सेम होता तो सेम एलिमेंट के कहलाते, लेकिन क्या चीज सेम है, मास नंबर सेम है. सो ये आइसोबार्स में मास सेम रहेगा, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो है टोटल जो है दैट विल बी सेम. हालांकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डेफिनेटली डिफरेंट होंगी क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, जस्ट मास नंबर सेम है. एक और ऐसी टर्म है आइसोटोन. आइसोटोन, आइसोटोन क्या हुए, एटम्स ऑफ different elements which have same number of neutrons are called isotones. 6C14, 7N15. एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, यानी कि इसमें 6 प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, यानी कि नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन या 7 इलेक्ट्रॉन है. लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब कैलकुलेट करने हो तो यहां पे न्यूट्रॉन आए 8 + 6 दैट इज 14, 8 आ रहे हैं इसमें, और यहां पे भी कितने आ जाएंगे, 7 + 8 15. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 8. सो आइसोटोन्स जो होंगे उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम आएंगे, लेकिन क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी भी डिफरेंट होंगी. आज इतना ही करते हैं. ओके, थैंक यू.